कैसे हो दोस्तों। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं आगे। तो हम बेसिकली थ्योरी पढ़ेंगे पूरी, सब मैं आपको बताऊंगा थ्योरी के बारे में। फॉर्मूले भी सभी मिलेंगे आपको, सब छोटे से बड़ा सभी फॉर्मूले बताए जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आपको किस तरीके से उसको सोचना है कि आपका आंसर जल्दी से जल्दी आए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा जो 2D प्लेन होता है। तो ये आपको देखिए, ये पॉइंट दिख रहा होगा रेड कलर का। तो ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे प्लस, ये प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब चार हमारे क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें प्लस प्लस, ये सेकंड है माइनस प्लस, और ये थर्ड है माइनस माइनस, और ये है फोर्थ प्लस माइनस। एक्स एक्सिस पे अगर आपको कोई भी पॉइंट लेना, लेट करना है, जूम करना है, तो आप ले सकते हैं ए कोमा जीरो, कुछ भी ले सकते हैं आप, अल्फा कोमा जीरो, बीटा कोमा जीरो, जैसे मर्जी आपकी। वाई एक्सिस पे लेना है तो जीरो कोमा बी, जीरो कोमा कुछ भी ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से। बेसिकली हम बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म, जनरल फॉर्म की। तो इसमें जो ये कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो तो एक्स वाई की तरह दिखाते हैं। हम एक्स को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एब्सीसा, और वाई को वाई कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट। देखिए दोस्तों, हमारे ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत सारी इसी से सॉल्व होने वाली है। आप फिगर को ड्रॉ करोगे, उसको एनालाइज करोगे, आपके आंसर बहुत जल्दी आएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप इसको अच्छे से याद रखें और ध्यान में रखें सभी पॉइंटों को। आगे बात करते हैं। आगे आ जाता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब दो डिस्टेंस की दूरी हमें निकालनी है। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है आपका ए, जो कि x1, y1 है, और बी है x2, y2। अब इसके मैंने x1, y1 कोऑर्डिनेट मान लिए हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ तक की x1 है, और इसके बी के लिए ये पूरी यहाँ से यहाँ तक x2 है। और ये जो हमारी बीच की डिस्टेंस बचेगी, ये बच गई x2 माइनस x1, और ऐसे ही सिमिलरली y2 माइनस y1। अब इस ट्रायंगल में a और ये कोई पॉइंट मान लो आप O, और ये भी, तो इसमें अगर पाइथागोरस हम लगाएंगे तो ए बी जो डिस्टेंस हमारी निकल के आएगी वो ये निकल के आती है। ये रूट लगा हुआ है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। जीरो कब होगा? जब दोनों पॉइंट एक ही होंगे। तो अब आगे देखते हैं। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पे आते हैं वो देखते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ आप कर सकते हो, कोलिनियरिटी फाइंड कर सकते हो। कोलिनियर कैसे देखते हैं? अगर आपको 3 पॉइंट दे दी जाए, अगर उनमें आप डिस्टेंस निकालोगे ए बी के बीच की और जोड़ दोगे बी सी की, अगर वो ए सी के बराबर आ गई तो कोलिनियर है। अगर कोलिनियर नहीं होंगे तो ट्रायंगल बनाएंगे। अब ट्रायंगल किस किस प्रकार की बनेगी देखते हैं। पहली बन सकती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तीनों की डिस्टेंस बराबर आ जाए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ी और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। एरिया होता है इसका √3/4 ए स्क्वायर। अब जरा छोटी इस ट्रायंगल में देखिए, हाफ वाले में ये एच परपेंडिकुलर है, ये वाली ए है, और ये a/2 है। इसमें जरा पाइथागोरस लगाइए तो h की वैल्यू हमारी निकल के आएगी यहाँ पर √3a/2। अब इस a को h की फॉर्म में लिखिए और इधर एरिया में पुट करिए, तो एरिया h की फॉर्म में आ गया आपका h² √3। ठीक है। अब अगर दो साइड इक्वल आ जाती हैं तो हमारी बनती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या क्या है? दो साइड इक्वल होती हैं, दो मीडियन, एंड देयर अपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर हमारी कोई तीसरा केस हो सकता है हमारा कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए पाइथागोरस। ये स्पेलिंग चेक कर लेना, थोड़ी गलती लिख रखी है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। अब चौथी हो सकती है हमारी स्केलर ट्रायंगल आ जाए। ठीक है, उसमें a इज नॉट इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c। प्रश्न आपके सामने हम लेके आए हैं, देखिए जरा इस प्रश्न को। एक 0,0 3, आर द टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल दे दिए दोस्तों, देखिए आपके इक्विलेटरल देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि तीनों साइड सेम होने वाली है। देन फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। थर्ड वर्टेक्स निकाल लेंगे, कोई भी मान लो आप एक बार कर सकते हैं इसको पॉज करके वीडियो को। तो मान लीजिए कोई भी है x, y, और उसकी दूरी इस ओरिजिन से और इस पॉइंट से सेम कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। तो इसके सॉल्यूशन पे थोड़ी नजर डालिए। हमने प्लेन बनाया, इस पॉइंट को मार्क कर लिया, ओरिजिन को भी और इसको भी।
जब हमने देखा ये जो एंगल है हमारा √3/3 1/√3 tan थीटा जो आ गया वो आ गया ये थीटा जो आ गया निकल के 30 आ गया। अब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसमें सभी एंगल होते हैं हमारे 60 के, तो इसके नीचे जो 30 अगर बना देंगे और ये हमारी ट्रायंगल बन जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे भी होगा, तो y कोऑर्डिनेट आ गया -√3 और ये x कोऑर्डिनेट तो सेम है दोनों का, तो ये आ गया 3। अब एक बच्चे ने कहा कि ऊपर भी लिख सकते हैं इसको, तो ये ऊपर भी वाली भी ट्रायंगल बन सकती है, तो बिल्कुल बन सकती है, ऊपर वाली ट्रायंगल बनाई। अब इसमें y एक्सिस पे आ रहा है तो जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 0 हो गया, और जो y कोऑर्डिनेट निकल के आया हमारा वो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ है और ये डबल हो जाएगा, तो 2√3। तो हमारे जो आंसर आ गए वो आ गया 0,2√3, 3, -√3। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे आप, वही आंसर आएंगे, लेकिन ये थोड़ा सोचने का तरीका बढ़िया था। आगे हम देख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स से मैं आपको बता देता हूँ कुछ पहले बेसिक सी बातें। कॉन्वेक्स रीजन और नॉन कॉन्वेक्स रीजन। कॉन्वेक्स रीजन में क्या होता है, जैसे आपने कोई रीजन बनाया, उसमें आपने 2 पॉइंट मार्क करे। अब इन दोनों पॉइंटों को जब आप मिलाओगे तो वो बाउंड्री को कट नहीं करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन नॉन कॉन्वेक्स में वो कट कर जाएंगे। देखिए बाउंड्री को कट कर दिया, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कॉन्वेक्स रीजन और नॉन कॉन्वेक्स रीजन में। ऐसे ही कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है, नॉन कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है, ऐसे ही यहाँ पे भी सेम है। लेकिन यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि सभी इंटीरियर एंगल इसमें 180 से छोटे होते हैं। देख लीजिए आप, ये एंगल देख लीजिए, ये कोई सा भी देख लीजिए। नॉन कॉन्वेक्स पॉलीगन में देखिए ये जो एंगल है, ये यहाँ पर देखिए, ये वाला एंगल 180 से ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया हमारा नॉन कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब आते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स पे। ये ऊपर वाले तरीकों से तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए 180 से ज़्यादा है ये एंगल। लेकिन एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको। आपने जैसे ये 2 पॉइंट लीजिए, आप साइड वाली 2 पॉइंट लीजिए, उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरे 2 पॉइंट हैं वो दोनों एक सेम ही साइड पे होंगे। लेकिन यहाँ पे आप साइड लीजिए, देखिए ये वाली साइड लीजिए आप, यहाँ पे आपके पॉइंट्स आ रहे हैं डिफरेंट, ठीक है ना, दोनों अलग अलग साइड आ रहे हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये सेम साइड पे हैं या डिफरेंट साइड पे हैं, तो वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप एक लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट का पता कर सकते हैं कि वो कहाँ पे लाई करता है। अब क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो आपको याद होनी चाहिए, ज्योमेट्री में बड़ी काम आएगी। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड आर इक्वल। बहुत सारी डेफिनेशन लिखी होती हैं, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, लेकिन यहाँ पे पैरेलल की जरूरत नहीं है, इक्वल बोथ है, हो जाएगा, वो आपकी कंडीशन को फुलफिल कर देता है। यहाँ पे ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया, ये आपका एंगल थीटा है, और ये मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया P2 और यहाँ पर किया P1। जो हमारा एरिया निकल के आता है वो P1 P2 अपॉन साइन थीटा बेस इंटू हाइट, सिंपल सी बात है। और ये भी एक आप ध्यान रख सकते हो, ये वैसे तो आप सिमिलर ट्रायंगल वगैरह लगा के प्रूव कर सकते हो इसको, लेकिन ये बिल्कुल इजीली प्रूव हो जाता है हमारा अपोलोनीज थ्योरम, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, 2 मिनट में आपको बता दिया जाएगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब सेकंड आ जाता है ट्रेपीजियम, एटलीस्ट 1 पेयर इज पैरेलल। ये हमारी लेग्स होती हैं, तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और इक्विलेटरल ट्रेपीजियम में क्या होता है, लेग्स सेम हो जाती हैं, ठीक है। एरिया इसका निकल के आता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं रेक्टेंगल की। क्या ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। इट इज ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, d1 इज इक्वल्स टू d2, एरिया आप निकाल लोगे इसका, ठीक है। रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, एरिया जो होता है हमारा हाफ इंटू d1 d2। स्क्वायर, स्क्वायर को क्या पैरेललोग्राम कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल मतलब बहुत सारे केस लगा के हमने पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम में जब हमारा स्क्वायर होता है जी, इसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ट्रेपीजियम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। रेक्टेंगल कह सकते हैं, रोम्बस कह सकते हैं, ये बिल्कुल छोटा बच्चा है। अब काइट के बारे में बात करते हैं। काइट हमारा ये आ गया, इसका एरिया जो होता है d1 d2 ऑन हाफ, ये एरिया बहुतों का यही है, ये एरिया इसका भी यही है, ठीक है जी। फॉर्मूले सेम है, आप याद रख सकते हो।
अब आगे बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब सिंपल होता है कि आपके जो भी क्वाड्रिलेटरल हैं उनके वर्टेक्स को जो छूता हुआ सर्कल हम बनाएंगे सभी को, वो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, अगर बन गया तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं, जैसे कि ये वाली देख लीजिए आप। ऐसे कोई सर्कल बनाया, इधर से ये लाइन गई, तो ए बी इंटू ए पी इज इक्वल्स टू डी सी इंटू सी पी। ये बहुत जगह काम आएंगी आपकी प्रॉपर्टी, ये वाली और ये वाली आप ध्यान रख सकते हैं। ये वाली एंगल वाली भी काम आएगी बहुत ज़्यादा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये भी होता है कि जो आपके अपोजिट एंगल हैं वो 180 के होते हैं, जोड़ उनका। अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इसमें दो फॉर्मूले हमारे आएंगे, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है जी, पहले इंटरनल डिवीजन की बात करते हैं। तो ये आपका जैसे ए पॉइंट दे दिया, ये बी है और ये बीच में कोई सी पॉइंट है। ये जो हमारी रेशो है m/n दे दी है इन्होंने। तो अब सी के कोऑर्डिनेट आप बताइए, आपको ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है, ये रेशो पता है। तो वैसे तो हम सिमिलर ट्रायंगल लगा के इसको कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्स का m ये वाला इंटू x2 अपोजिट वाला, ये आप याद रख सकते हैं, ऐसे अपोजिट में होगा, प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है जी, ऐसे ही y भी सेम है। ठीक है, अगर c मिड पॉइंट हो गया तो x1 प्लस x2 बाई 2, m और n में 1 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो ये इसका ही फॉर्म है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फॉर्मूले की। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि ए बी आपको दे दिए और सी जो है वो ए बी को m/n में एक्सटर्नली काट रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे जी? अब एक तो सिंपल सा यही है आपका कि आप इसको पूरी आपकी m है, ये आपकी n है, तो ये आपकी m-n बची, तो वही सिंपल हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी, तो x2 हमारा निकल के आ गया ऐसे, और फिर हम इससे x1 निकाल लेंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बड़ा ही थोड़ा मुश्किल सा फॉर्मूला, मैं थोड़ा आसान बता देता हूँ आपको। तो अगर आपको जहाँ भी एक्सटर्नल का मिले ना, तो आप क्या करना, ए बी आपको ऐसे ही लिखना है सेम टू सेम, सी आपको इंटरनल में ही ले आना है, बीच में ही आप ले आओगे, और m/n में काट रहा था और हम इसका रेशो दे देंगे m/n। देखिए सेम फॉर्मूला बन रहा है, m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 अपॉन m-n। ये सिंपल हो गया मेरे ख्याल से आपके लिए, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, बड़ा ही आसान है। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या कहता है कि P एंड Q आर सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कैसे? P आपको AB को इंटरनली काटेगा और Q आपके AB को एक्सटर्नली काटेगा, तो P और Q आपके हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाएंगे। तो ये एक इसमें होता है कि AP, ये जो AP है आपकी, और AB और AQ SP में होते हैं। SP का मतलब क्या होता है? AP का इनवर्स, आपको मैं सीक्वेंट एंड सीरीज में वो भी बताऊंगा आगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको प्रूव कर सकते हैं हम। ये हमने AP अपॉन BP, ये इंटरनल के लिए लिखा m अपॉन n, और एक्सटर्नल के लिए लिखा AQ अपॉन BQ इज इक्वल्स टू m बाई n। इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। अगर मिड पॉइंट निकालना है तो समेशन ऑफ x1 और समेशन ऑफ y1 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, ए आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। फाइंड पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी सच दैट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। आप सोच सकते हैं, इसको पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे ए बी सी आपको 3 कोऑर्डिनेट दे दिए, ठीक है। पैरेललोग्राम हमारा कैसे बनेगा कि साइड्स आपकी इक्वल होंगी, ए बी के इक्वल होगी हमारी ए डी। अगर इसको देखिए, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है हमारा, तो ए डी इक्वल होगी। ठीक है जी, और ऐसे ही अगर आप, और आपका पॉसिबल क्या बन सकता है पैरेललोग्राम, ये बन सकता है, ये इधर साइड हो जाए इक्वल। एक और आपका पैरेललोग्राम क्या बन सकता है, ये भी आपका ये था, इस साइड के इक्वल ये वाली साइड हो जाए और इसके इक्वल ये। तो आपके ये टोटल 3 बन गए हैं, तो 3 पॉइंट आपके निकल के आएंगे, D1 D1 और D2। ठीक है जी, अब ये आप सिमेट्री से देख सकते हैं, जो A है वो D1 और D का मिड पॉइंट है, तो आप इसको मान लेंगे x, y, इसको मानेंगे x1, y1, x2, y2, और फिर हम लगाएंगे इधर से x
कोमा एक्स प्लस x1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू ए के जो कोऑर्डिनेट है 4। तो ऐसे ही आपकी 6 इक्वेशन बनेगी, 6 अननोन है, आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आएंगे, आप चेक कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स के कोमा वाई के इज इक्वल्स टू 1 से 4 आर 4 पॉइंट्स सच दैट, ये आपको दिया हुआ है, देन आइडेंटिफाइड द नेचर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको क्वाड्रिलेटरल का जो नेचर है वो आपको फाइंड करना है। तो आप इसको खोल के लिखेंगे जी, आपको मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ। आपने इसको खोल के लिखा, और ये आप जो इधर लिखा हुआ था हमारा, देखिए ये हमारा जो इधर लिखा हुआ है 2x1 x3, इसको उधर लेके जाएंगे तो जो हमारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, उधर लिखा हुआ है 2x1 x3, तो इधर लेके आएंगे उसको, और ये होल स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला बन गया। इसने बोला है कि लेस देन इक्वल टू 0, सभी स्क्वायर में है तो ये माइनस तो हो नहीं सकते, तो इनको 0 ही होना पड़ेगा, तो मस्ट इक्वल भी 0, तो 0 के बराबर हो जाएंगे। तो हमारा x1 इज इक्वल टू x3 होगा, x2 x4 के इक्वल होगा, y1 y2 के इक्वल होगा, y3 y4 के इक्वल होगा। तो हम जब इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा ऐसा क्वाड्रिलेटरल। अब इसको बोल सकते हो आप स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं बोल सकते हम इसको, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये वाली साइड दोनों इक्वल है, हमें ये मेंशन नहीं किया हुआ कहीं पे भी, तो हम इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं, स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। स्क्वायर भी एक ऑप्शन मिलेगा आपको, लेकिन स्क्वायर नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं सम स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रोइड, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज। आपके जैसे ये ट्रायंगल है आपकी ABC, तो यह से हम यहाँ से मीडियन डालेंगे तो हमारी जो ये 2 ट्रायंगल निकल के आएंगे, इनका सेम एरिया होगा, बेस सेम है बिल्कुल, हाइट सेम होगी, इसलिए एरिया भी सेम होगा। सेंट्रोइड डिवाइड्स द ट्रायंगल इन द 3 इक्वल पार्ट्स। जैसे आपका ये सेंट्रोइड है, आपने इसको मिलाया इधर, तो आपका जो एरिया ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। और अगर आप इन 6 ट्रायंगल्स को देखें आप ध्यान से, इनका भी एरिया सेम होगा। तो मैंने आपको ये दिखाया यहाँ पे कि कैसे सेम होगा। 1 इज इक्वल्स टू 2, 3 इज इक्वल्स टू 4 और 5 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है जी। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये लगाया है फॉर्मूला यहाँ पे, और आप इसका आपका निकल के आ गया 5 इज इक्वल्स टू 3। तो इससे आप देख सकते हैं 6 के 6 एरिया सेम होंगे। अब देख सकते हैं आप सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इज टू 2:1 रेशो, ये भी आप याद रखेंगे, बड़ा काम की चीज़ है। 2 फ्रॉम द वर्टेक्स, मतलब 2 ये होगा और 1 ये होगा। जैसे कि आपको अगर A पॉइंट पता है और आपको D पॉइंट पता है, M निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हो आपके सेक्शन फॉर्मूला से। अपोलोनियस थ्योरम की मैं बात करी थी पीछे, तो ये होती है अपोलोनियस थ्योरम कि जैसे जो भी मीडियन गिरता है तो AB का स्क्वायर, मतलब इस साइड का स्क्वायर, प्लस AC का स्क्वायर अपोजिट साइड का स्क्वायर इज 2 टाइम्स AD का स्क्वायर, ये हो गया हमारा AD, और प्लस BD का स्क्वायर, हमारा हाफ जो पॉइंट के सामने वाली साइड है उसका हाफ का स्क्वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ मीडियन हमारी निकल के आएगी ये। अब इसको भी याद रखना है आपको, ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ द मीडियन। अब एक जरूरी सूचना आप लिख सकते हैं, द रेशो ऑफ द, ये बड़ा ही काम की चीज़ है, डायरेक्ट पूछ ली जाती है बहुत जगह पे। द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग साइड लेंथ एज द लेंथ ऑफ मीडियन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आपकी जैसे मान लीजिए ये जो आपकी ट्रायंगल है इसकी ABC है, और इसी ट्रायंगल के जो मीडियंस हैं उनकी लेंथ से एक ट्रायंगल बनाई गई है, तो इनके एरियाज 4:3 रेशो में होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको प्रूव अभी बता देता हूँ। ये आपके मान लीजिए ABC ट्रायंगल है, तो AB हमारा जो है मीडियन है, ये सॉरी AB नहीं, ये हमारा मीडियन है। इसको यहाँ से और इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे आप, ये हमारी MA/3 थी, क्योंकि 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो लेंथ की ये 1/3 हो गई। इसको ऐसे एक्सटेंड किया आपने, इसको इससे मिलाया और इससे इसको मिलाया आपने, तो ये वाली ट्रायंगल देखिए। अब आप ये वाली ट्रायंगल आप देखिए, इसमें आपकी ये वाली लेंथ हो गई 2MA/3, 2MC/3, और ये हमारा पैरेललोग्राम बन रहा है, तो इक्वल होंगी साइड्स, तो ये वाली इसकी इक्वल होगी, तो ये हो गई हमारी 2MB/3, ठीक है जी। तो ये हमारी ट्रायंगल निकल के आ गई, तो ये हमारी ट्रायंगल निकल के आ गई
तो ये हम इसका एरिया जो होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशो में होता है। तो जो इसका एरिया है वो 4/9 टाइम्स हो जाएगा इसके एरिया के, ठीक है जी। और ये जो एरिया मैंने आपको बताया था कि सभी 6 साइड्स का एरिया जो होता है सेम होता है, तो इसका सेम है, इसका सेम है, सेम है, सेम है जो, तो इस ट्रायंगल का एरिया डबल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा इस ट्रायंगल के एरिया में। समझ आ रहा है ना आपको? तो 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसको अगर आप इक्वेट करेंगे तो आपका ये जो है रिजल्ट निकल के आएगा। आप इसको एक बार ट्राई करिए खुद से। जो सेकंड नोट हमारा आता है निकल के सामने, सेंट्रोइड ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल इज आल्सो द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन फिक्स्ड सेम रेशो। मान लीजिए आपका m/n में ये सभी एक ही रेशो में डिवाइड कर रहे हैं ट्रायंगल को, ये पॉइंट्स, तो इनका भी जो सेंट्रोइड होगा वो सेम ही निकल के आएगा, ठीक है जी। ये हमारा सेंट्रोइड इनका भी सेम ही निकल के आएगा ट्रायंगल का, ये कहना चाह रही है। अब आगे बात करते हैं इन सेंटर की। इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिनोटेड बाय आई। तो हमारा जैसे ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये ए था पूरा, ये हो गया a/2, ये हो गया a/2, ये आई है, तो इसको जो b+c/a रेशो में ये डिवाइड करेगा। b क्या है हमारी, ये वाली साइड है, और a हमारी ये वाली साइड है, और c ये वाली साइड है, ठीक है जी। तो अब हम आई कैसे निकालेंगे? आई हम सिंपली निकाल सकते हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स हमें डी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए, क्योंकि ये c/b रेशो में इसको डिवाइड कर रहा था, तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला से हम इसको निकाल सकते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ये पता है, ये m/n रेशो पता है, तो आई के कोऑर्डिनेट्स आपके ये निकल गए। आपको ये भी याद रखना होगा। अब आते हैं जी सर्कमसेंटर पे। इट्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। जिस मान लीजिए आपकी ये एक ट्रायंगल है, अब इस पे आपका ये आपने इस जो साइड है आपने इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इस पे भी किया, इस पे भी किया। जो इनका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारा सर्कमसेंटर होगा। इस पॉइंट से इस जो वर्टेक्स है ट्रायंगल का उसकी दूरी सभी की सेम होगी, r होगी, उससे आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो r रेडियस का सर्कल बन जाएगा। तो आपकी ये जो डिस्टेंस है OA का स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर, ये सभी सेम आएंगी क्योंकि वो सर्कल का रेडियस है। अब आप कैसे निकालोगे किसी भी ट्रायंगल का सर्कमसेंटर, उसके लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ। पहले आप सबसे पहले देखेंगे कि ट्रायंगल आपकी किस नेचर की है। अगर आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो हमारा सेंट्रोइड है वही हमारा सर्कमसेंटर भी होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो हमारा जो मिड पॉइंट होगा हाइपोटेन्यूस का वो हमारा सर्कमसेंटर होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्रायंगल है हमारी राइट एंगल, तो ये हमारा सर्कमसेंटर है जो वो हमारा इसका मिड पॉइंट होगा। इफ द ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रोइड इज गिवन देन यूज, ये वाली ट्रिक आप लगा सकते हैं। ये हमारा ऑर्थोसेंटर है, ये सेंट्रोइड है, ये सर्कमसेंटर है, ये 2:1 रेशो में इसको काटते हैं। आप इससे भी निकाल सकते हैं हमारा सर्कमसेंटर। किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर आपकी ये नहीं निकल के आई है तो ये फॉर्मूला है जो कि हम कभी नहीं लगाने वाले। अब और कैसे निकालेंगे जी स्केलर ट्रायंगल के लिए? तो हम एक तो यही तरीका है कि हम वो रेडियस वाला इसमें फॉर्मूला लगा लें कि OA का स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर इक्वल्स टू OC का स्क्वायर। अब ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब एक और तरीका है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ। आप क्या करोगे, इस वाली लाइन की आपको इक्वेशन पता है, क्योंकि आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है। इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। इसकी इक्वेशन पता है, इसका स्लोप पता है, तो इसका भी स्लोप पता है, m1 × m2 = -1 से। ये आपको पॉइंट पता है क्योंकि इनका मिड पॉइंट। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन पता है, ऐसे सिमिलरली इस लाइन की इक्वेशन पता है। जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपका ये पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब ऑर्थोसेंटर की बात कर लेते हैं जी। इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, तो ये फॉर्मूला है जो हम कभी फिर से नहीं यूज करने वाले। तो इसको कैसे निकालेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड ही होगा हमारा। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा जो ये
जिसपे हमारा परपेंडिकुलर बना होगा वो हमारा ऑर्थोसेंटर होगा। अब अगर आपको ऑर्थोसेंटर निकालना है, सर्कम सेंटर आपको गिवन है, सेंट्रोइड पता है, तो वही आप 2:1 रेशो वाला लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्केलर ट्रायंगल है, फिर से हम स्ट्रेट लाइन का एक मेथड यूज करेंगे यहाँ पे भी। उसको कैसे करेंगे जी, आपको इस लाइन की इक्वेशन पता है तो इसका स्लोप भी पता है, देखिए ध्यान से। तो इसका स्लोप आपको पता चल गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और ये आपको पॉइंट पता है, तो इससे आप इक्वेशन लिख सकते हैं इस लाइन की। ऐसे ही सिमिलरली इस या इस कोई सी भी दो लाइनों की आप इक्वेशन लिखेंगे, उनको सोल्व करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ऑर्थोसेंटर होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं सेंटर की, I1, I2, I3. They are the point of intersection of one internal and two external bisectors. आपकी ट्रायंगल है ABC, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2, x3, y3। आपने A का इंटरनल जो एंगल बाइसेक्टर है वो ड्रॉ किया, ये a/2 है, ये a/2 है। B से आपने एक्सटर्नल ड्रॉ किया, C से भी एक्सटर्नल ड्रॉ किया। जहां पर ये मिल गए, जिस बिंदु पे ये मिल गए, वो आपका एक्सेंटर हो गया। ठीक है जी। अब इसके लिए भी एक ये नोट्स आप लिख सकते हैं, I divides AD internally in the ratio B plus C is to A, where I1 divides AD externally in the ratio B plus A is to A. ठीक है, hence I and I1 are said to be harmonic conjugates of each other with respect to A and D. तो आप इसको, ये बहुत काम की इक्वेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी मदद करेगी। अब देखिए A to D, I1 ये हमारा हो गया। मैंने आपको बताया था कि माइनस में आप ले लीजिए उसको, B प्लस C माइनस A। तो जब आप इस पे लगाएंगे हमारा इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, तो I1 के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकल के आएंगे ये। ऐसे ही सिमिलरली I2 के क्या होंगे, इधर माइनस आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। I3 के क्या होंगे, इधर माइनस आ जाएगा C के साथ। ठीक है जी, आपको तीनों याद हो जाएंगे। अब एक और जरूरी सूचना मैं आपको दे देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। तो ए ट्रायंगल हैविंग सर्कम सेंटर ओरिजिन, अगर किसी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर ओरिजिन है तो उसके ऑर्थो सेंटर क्या होंगे, समेशन ऑफ xi, समेशन ऑफ yi। मान लीजिए ये हमारा है ऑर्थो सेंटर, सॉरी सर्कम सेंटर, ये है हमारा ऑर्थो सेंटर, ये है सेंट्रोइड। ऑर्थो सेंटर ये थोड़ा पिछली वाली ट्रिक से जो मैंने बताई थी 2:1, उससे थोड़ा अपोजिट साइड में लिखा हुआ है, तो कोई नहीं। हमारा सर्कम सेंटर है 0,0, ऑर्थो सेंटर हमें ये पता चल गया, सेंट्रोइड हमारा ये है। इससे अब रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फाइंड ऑर्थो सेंटर। ए आपको दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। अब आप चेक कर सकते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि तीनों साइड इक्वल हो, तो हमारा जो सेंट्रोइड है वही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। अगर पाइथागोरस में लग गई तो भी हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ, अभी हमें स्ट्रेट लाइन का तो आता नहीं है, तो इस नोट पे जरा ध्यान दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओरिजिन से ए की, बी की और सी की डिस्टेंस निकालिए, तो हमारी जो डिस्टेंस निकल के आती है वो 5 निकल के आती है। सॉरी 5, OA 5 आएगी, OB 5 आएगी, OC 5 आएगी। ओरिजिन से सबकी डिस्टेंस सेम है, और सबकी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, तो सेम डिस्टेंस है तो मतलब वो हमारा है क्या, सर्कम सेंटर है जो ओरिजिन पे है। तो हमारा ऑर्थो सेंटर क्या निकल के आ जाएगा, समेशन ऑफ xi, समेशन ऑफ yi। तो ऑर्थो सेंटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 2 + √17, तो 5 + √17। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट ऑर्थो सेंटर का क्या आएगा, 4 + √8 + √21। ठीक है जी। अब आ जाते हैं एरिया पे। एरिया कैसे निकालोगे जी आप ट्रायंगल का, एक तो ये फॉर्मूला है आपके पास जो हम याद नहीं रखेंगे बिल्कुल भी, दूसरा डिटर्मिनेंट से, ये याद रखने वाले हम। सीधा लिखेंगे, 1 आपको इसके पॉइंट दिए होंगे, सेकेंड वर्टेक्स के दिए होंगे, थर्ड वर्टेक्स के दिए होंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, फिर से x1 y1। इसको ऐसे 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 लिखेंगे हम, ये होगा हमारा प्लस वाला। जैसे नीचे जाएंगे आप तो प्लस के साथ लिखेंगे, x1 y2 ये आ गया प्लस का, x2 y3 ये भी प्लस का, x3 y1 प्लस का। अब जैसे ही इस इधर से मिलाएंगे, शुरू करेंगे इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे,
ये इधर से जब नीचे जाएंगे तो ये होंगे हमारे माइनस के, तो ये आप ये देख सकते हैं, ये सिंपली आपको याद हो जाएगा। अब ये हमारा एरिया ऑफ पॉलीगन में भी काम करता है। एरिया ऑफ पॉलीगन या तो आप निकाल लीजिए, ट्रायंगल में तोड़ तोड़ के निकाल लीजिए। अगर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो 2 ट्रायंगल आ जाएंगी, अगर पेंटागन दिया हुआ है तो 10 ट्रायंगल आ जाएंगे, अगर 100 साइड्स दिए हुए हैं तो 98 ट्रायंगल आ जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन हम ऐसे तो निकालेंगे नहीं बिल्कुल भी। अब हमने क्या किया कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए दिया हुआ है, उसको भी सेम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन और ऐसे ही हम निकाल लेंगे x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x4 माइनस y4 x1, और यहाँ पे इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट मॉडुलस ऑफ हाफ इनटू ये आपका जो अंदर लिख देंगे हम। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, तो जो आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जैसे आपने x1 ये कोऑर्डिनेट लिखे, फिर आपने 2 के लिखे, फिर 3 के, फिर 4 के, फिर 7 के लिखे, आपको इसमें ऑर्डर में लिखने होंगे हमेशा। किसी भी आप पॉलीगन की बात करेंगे तो ऑर्डर में आप लिखेंगे। अगर आपने 1 के बाद 3 लिख दिया और फिर 4 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, तो वो आपका गलत हो जाएगा, फिर आंसर नहीं आएगा आपका। अगर आपने ऑर्डर में ही आप हमेशा लिखेंगे तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अगर वो आपको एक ये जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है, इस पर देख सकते हैं आप। देखिए, आपको मैंने कोई भी 4 पॉइंट दे दिया मान लीजिए, और वो 4 पॉइंट किस तरीके से हैं, एक पॉइंट यहाँ पे आपका, एक पॉइंट यहाँ पे है, और एक पॉइंट यहाँ पे है, और जो चौथा पॉइंट है वो इन तीनों पॉइंटों के बीच में कहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है। और मैं आपको बोलता हूँ इन 4 पॉइंटों से बनने वाले क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया का सम आप मुझे बताइए। तो क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बन सकता है, एक इस तरीके से बन सकता है, एक इस तरीके से बन सकता है। अब आप बिल्कुल सिंपली इनके आंसर दे दोगे, ऑर्डर में आप लिखोगे पॉइंट्स को 1 2 3 4 1, आपने ऑर्डर में लिखा 1 2 4 3 1, फिर से आपने ऑर्डर चेंज कर दिया इसका, तो अलग ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया, फिर से अलग बन गया, और फिर आपने सबके एरिया का सम निकाला और फिर मुझे जोड़ के दे दिया। लेकिन ऐसे बहुत समय लगेगा आपको, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। आप ध्यान से देखिए, जो ये आपकी ट्रायंगल बन रही है 1 2 4, यही सेम बन रही है सब में, देखिए जी 1 2 4, और अगर इसमें से एक 3 ट्रायंगलों का जो एरिया सेम होगा उसको, तो मतलब एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दें और एक बार एरिया माइनस कर दें, क्योंकि ये वाला देखिए पोर्शन माइनस हो रहा है, ये वाला माइनस हो रहा है, ये वाला माइनस हो रहा है, तो मतलब एक ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा 2:1 2 4 जो हमारी ट्रायंगल है उसका एरिया। अब ऐसे ही आपको देख सकते हैं कि आपको 4 पॉइंट दे दिए और एक पॉइंट बीच में दे दिया, 5 पॉइंट आपको दे दिए, तो आपको कहेंगे कि पेंटागन जो बन रहा है उसके एरियाज का सम बताओ, तो आपके टोटल 4 बनेंगे। तो सिंपल सा आपका एक बार आप सिंपल कर देंगे 3:, जो भी आपका जो स्क्वायर का एरिया है। ठीक है जी, तो ऐसे ही आप किसी के लिए भी आप इसको निकाल सकते हैं बड़ी सिंपल तरीके से। अब एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, ए पॉइंट आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया है, फाइंड पॉइंट पी सच दैट ट्रायंगल PAB 10 स्क्वायर यूनिट। आप इसको होमवर्क के रूप में कर सकते हो क्वेश्चन को। इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन जिससे रिलेटेड है वो हम अगली वीडियो में टॉपिक पढ़ेंगे, लोकस से रिलेटेड है ये थोड़ा क्वेश्चन, तो आप कमेंट में आंसर लिख सकते हैं जो भी इसका आएगा। ओके दोस्तों, लाइक करिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो, अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, शेयर करिए उन सभी दोस्तों के साथ जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सिलेबस में, और साथ ही सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आपके सिलेबस का कोई भी पॉइंट मिस ना हो। थैंक यू गाइस।